आज का ये मर्डर केस अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक केस है। ये मर्डर हुआ था लगभग 76 सालों पहले, ईयर 1947 में। लेकिन इतने सालों के बाद भी इस केस का मुख्य आरोपी आज तक नहीं पकड़ा गया और शायद अब कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा। इस केस की विक्टिम थी एलिजाबेथ शॉर्ट, जो कि आगे जाकर पूरी दुनिया में ब्लैक डालिया नाम से फेमस हुई। ये केस इतना फेमस था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस केस के ऊपर बहुत सारी मूवीज और नॉवेल्स भी लिखी गई हैं। तो आइए डिटेल में ये देखते हैं कि क्या था ये केस और कैसे ये केस अमेरिकन क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री बना। 15 जनवरी 1947, लॉस एंजलिस, अमेरिका। बेटी बर्सिंगर अपनी 3 साल की बेटी के साथ लॉस एंजलिस के लेमन पार्क के पास से गुजर रही थी। तभी उसका ध्यान पार्क के पास पड़ी एक चीज पर गया। क्योंकि वो चीज उससे कुछ दूरी पर थी, तो फर्स्ट इंप्रेशन में उसको ये लगा कि ये कोई मैनिक्विन है। पर जब वो उस चीज के पास गई तो उसके होश उड़ गए। दरअसल वो कपड़ों की दुकान पर आमतौर पर देखे जाने वाला मैनिक्विन नहीं था। वो एक लड़की की डेड बॉडी थी, और ये डेड बॉडी भी कोई आम डेड बॉडी की तरह नहीं थी। इस बॉडी को बहुत सफाई से कमर के पास से 2 हिस्सों में काटा गया था, और जब ये बॉडी मिली थी तो कमर के ऊपर का हिस्सा कमर के नीचे के हिस्से से लगभग 30 सेंटीमीटर दूर पड़ा था। इस लड़की का चेहरा सबसे ज्यादा डराने वाला था। किलर ने इस लड़की के होठों के पास से किसी धारदार चीज से 2 डीप कट मारे थे, और ये कट होठों से शुरू होते हुए कानों की तरफ किया गया था, जिसकी वजह से उस लड़की के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो लड़की स्माइल कर रही थी, और इस स्माइल को ग्लासगो स्माइल कहते हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। ग्लासगो स्माइल एक तरह का टॉर्चर करने का तरीका है, जिसमें किसी इंसान के फेस पर इस तरीके से कट मारे जाते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो स्माइल कर रहा है। एंड क्योंकि इस तरीके से टॉर्चर करने का चलन स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो से चालू हुआ था, इसीलिए इसको ग्लासगो स्माइल कहते हैं। इसकी जानकारी लॉस एंजलिस के पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी गई, और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उस डेड बॉडी को देखकर कुछ सेकंड्स के लिए उनके भी होश उड़ गए। पुलिस ने यह देखा कि लड़की की बॉडी पर कई ऐसे निशान थे जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसको मारने से पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। जहां पर बॉडी मिली थी उसके आसपास के एरिया को पुलिस ने अच्छे से सर्च किया। पुलिस ऑफिशियल्स ने ये नोटिस किया कि जहां पर बॉडी मिली है उसके आसपास के एरिया में कोई भी ब्लड ट्रेसेस नहीं मिले थे, और क्योंकि उस लड़की को कमर के पास से 2 हिस्सों में काटा गया था, तो ये बहुत ही नेचुरल था कि अगर ऐसा कुछ जहां पर लाश मिली थी वहां पर किया गया होता तो किसी न किसी तरीके के ब्लड ट्रेसेस जरूर मिलते। पर किसी भी तरीके के ब्लड ट्रेसेस ना मिलने की वजह से पुलिस प्राइमा फेसिया ये मानकर चल रही थी कि इस लड़की को मारा तो कहीं और गया था, और बाद में इसकी बॉडी को लेमन पार्क के पास फेंक दिया गया। इसके अलावा पुलिस ऑफिशियल्स ने यह नोटिस किया कि डेड बॉडी में से खून को अच्छी तरीके से ड्रेन किया गया था, यानी कि बॉडी में से खून को पूरी तरीके से निकाला गया था, जिसकी वजह से बॉडी में एक बूंद खून भी नहीं बचा था, और उस लड़की की बॉडी का रंग पूरे तरीके से सफेद पड़ गया था। इसीलिए इतना सफेद रंग होने की वजह से बेटी बर्सिंगर ने जब पहली बार इस बॉडी को थोड़ी दूर से देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये कोई मैनिक्विन है। पुलिस ने उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स लेकर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये जानना था कि ये लड़की आखिर थी कौन। पुलिस ने आसपास के एरिया में घर घर जाके पूछताछ की, पर किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे इस लड़की की पहचान हो सके। इसके अलावा पुलिस ने FBI की भी मदद ली। पुलिस ने लड़की के फिंगरप्रिंट्स को FBI के पास भेजा। पुलिस को ऐसा लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स FBI के डेटाबेस में रिकॉर्ड हो, और ऐसा ही हुआ। बहुत जल्द उस लड़की की पहचान हो गई। FBI की डेटाबेस के हिसाब से इस लड़की का नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि इस लड़की के फिंगरप्रिंट्स FBI के डेटाबेस रिकॉर्ड में कैसे मौजूद थे। दरअसल इसके 2 कारण हैं। पहला, 1943 में
यूएस आर्मी में एक क्लरिकल जॉब के लिए एलिजाबेथ शॉर्ट ने अप्लाई किया था, जिसके चलते उसको अपने फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड कराने पड़े। और दूसरा, 1943 में ही एलिजाबेथ शॉर्ट अंडर एज ड्रिंकिंग के केस में अरेस्ट की गई थी, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट दूसरी बार रिकॉर्ड किए गए थे। तो पुलिस को उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा देर नहीं लगी। अब पुलिस के पास एक नाम था, एलिजाबेथ शॉर्ट। तो आखिर कौन थी एलिजाबेथ शॉर्ट? एलिजाबेथ शॉर्ट का जन्म 29 जुलाई 1924 को हुआ था। उसके पिता का नाम क्लियो एल्विन था और मां का नाम फीबी मे था। एलिजाबेथ के अलावा उनकी 4 बेटियां और थीं। एलिजाबेथ शॉर्ट का बचपन काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। 1930 में क्लियो की कार चार्ल्सटाउन ब्रिज के पास लावारिस मिली। सबको ऐसा लग रहा था कि क्लियो ने चार्ल्स रिवर में कूदकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद एलिजाबेथ शॉर्ट और उसकी फैमिली का जीवन बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। एलिजाबेथ की मां ने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए छोटी मोटी नौकरियां की। एलिजाबेथ को बचपन में ब्रोंकाइटिस और सीवियर एस्थमा डायग्नोस हुआ, जिसके चलते उसकी लंग्स की सर्जरी भी हुई। उसकी फैमिली जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी को संभाल रही थी। पर 1942 में एक दिन एलिजाबेथ शॉर्ट की मां को एक लेटर मिला। यह लेटर किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति और एलिजाबेथ शॉर्ट के पिता क्लियो एल्विन ने भेजा था। शॉर्ट की फैमिली तो ये मानकर चल रही थी कि क्लियो मर चुका था, पर इस लेटर में क्लियो ने माफी मांगते हुए बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और कैलिफोर्निया में रह रहा है। एलिजाबेथ शॉर्ट ने यह डिसाइड किया कि वो अपने पिता के पास रहने कैलिफोर्निया जाएगी। आपको एक रेफरेंस के लिए बता दूं कि जिस समय एलिजाबेथ ने यह डिसाइड किया था कि वो अपने पिता के पास कैलिफोर्निया रहने जाएगी, तब उसकी उम्र 18 साल की थी। और जिस समय उसके पिता उसकी फैमिली को छोड़ के गए, उस समय एलिजाबेथ की उम्र वह 6 साल की थी। एलिजाबेथ अपने पिता क्लियो के पास कैलिफोर्निया रहने पहुंच गई, पर उन दोनों की ज्यादा बनती नहीं थी। आए दिन उन दोनों में किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। इन्हीं आर्ग्यूमेंट से तंग आकर एलिजाबेथ ने अपने पिता का घर छोड़ दिया। इसके बाद एलिजाबेथ ने यूएस आर्मी के बेस कैंप में एक क्लरिकल जॉब की। दिसंबर 1944 में वो मेजर मैथ्यू जॉर्डन से मिली। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वो दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे, पर अगस्त 1945 को मेजर मैथ्यू की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इसके बाद 1946 में एलिजाबेथ लॉस एंजलिस आ गई। यहाँ पर उसने क्लब में एज अ वेट्रेस काम चालू किया और वो आगे जाकर हॉलीवुड में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो लड़की अपनी खूबसूरती के चलते पूरे क्लब में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती थी, उसको कोई इतनी बेरहमी से मार डालेगा। 16 जनवरी 1947 को एलिजाबेथ शॉर्ट की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि एलिजाबेथ शॉर्ट की मौत का मेन रीजन था ब्रेन हेमरेज। और ये ब्रेन हेमरेज भी सर पे किसी भारी चीज से मारने की वजह से हुआ था। इसके अलावा रिपोर्ट में यह सामने आया कि किलर जब एलिजाबेथ शॉर्ट के फेस पे कट मार रहा था तब वो जिंदा थी और ये कट से जो घाव हुआ था वो 3 इंच गहरा था। इसके अलावा रिपोर्ट से ये पता चला कि किलर ने पहले एलिजाबेथ की बॉडी से सारे ऑर्गन्स निकाले और बाद में बॉडी से सारे खून को निकाला था। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई वो ये थी कि जिस तरीके से कमर के पास से बॉडी को काटा गया था वो एक मेडिकल प्रोफेशनल प्रोसेस है और इसको मेडिकल टर्म्स में हेमिकॉर्पोरेक्टमी कहते हैं। इस प्रोसेस में कमर के पास से जिस जगह से बॉडी को 2 पार्ट्स में काटा जाता है वो जगह अपने आप में बहुत ही एक यूनिक जगह है। वो जगह यूनिक इसलिए है क्योंकि बॉडी को जब भी उस जगह से 2 पार्ट में काटा जाता है तो कोई भी हड्डी बीच में नहीं आती और ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है। तो पुलिस के सामने ये सवाल था कि किलर को इतने सोफिस्टिकेटेड मेडिकल प्रोसेस की जानकारी कैसे थी। उसका एक ही जवाब था कि चांसेस हैं किलर कोई ऐसा इंसान है जिसका संबंध मेडिकल प्रोफेशन से है। एलिजाबेथ के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव्स हैरी हेंसन और फिनिस ब्राउन के सुपरविजन में शुरू हुई। पुलिस ऑफिसर्स सबसे पहले यह जानना चाहते थे कि एलिजाबेथ का मर्डर कहां पर किया गया था और इसके लिए उन्होंने घर घर जाकर सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को रॉबर्ट रेड मैनली के बारे में पता चला।
ये वो शख्स था जिसके साथ आखिरी बार एलिजाबेथ को जिंदा देखा गया था और ये इस केस का पहला प्राइम सस्पेक्ट बना। 18 जनवरी को इंटेरोगेशन के लिए पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। रॉबर्ट 25 वर्षीय सेल्समैन था और वो अपनी बीवी और 4 महीने की बच्ची के साथ लॉस एंजलिस में रहता था। उसने पुलिस को बताया कि वो एलिजाबेथ से पहली बार ईयर 1946 में मिला था। उसकी एलिजाबेथ से पहली मुलाकात रैंडमली हुई थी, बट उसके बाद वो दोनों बार बार मिलने लगे। उसने पुलिस को बताया कि 8 जनवरी को एलिजाबेथ उसी के साथ थी और वो दोनों सैन डियागो में थे, और अगले दिन यानी कि 9 जनवरी ये वो दिन था जिस दिन एलिजाबेथ को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। रॉबर्ट ने यह बताया कि एलिजाबेथ की बहन उससे मिलने लॉस एंजलिस के बिल्टमोर होटल आ रही थी और वो एलिजाबेथ के साथ होटल पहुंच गया। पर जब शाम 6:30 बजे तक एलिजाबेथ की बहन नहीं आई तो रॉबर्ट उसको छोड़कर वहां से चला गया। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रॉबर्ट के जाने के बाद एलिजाबेथ को बिल्टमोर होटल से ऑलिव स्ट्रीट की तरफ जाते देखा गया था। रॉबर्ट के हिसाब से तो वो एलिजाबेथ को छोड़कर होटल से चला गया था, पर पुलिस को तब भी उसकी बात का यकीन नहीं था। वो उसको अभी भी इस केस का प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए रॉबर्ट का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया, पर वो इस टेस्ट में भी पास हो गया। सफिशिएंट एविडेंसेस ना होने की वजह से रॉबर्ट को छोड़ दिया गया। रॉबर्ट की आगे की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। वो बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने लगा। उसको अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगी और इसी के चलते उसका डॉक्टर से लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा। 1954 में डॉक्टर्स ने रॉबर्ट को सोडियम पेंटेथल दिया। आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, सोडियम पेंटेथल एक साइकेट्रिक ड्रग होता है। जिसको भी ये ड्रग दिया जाता था वो इंसान अपनी सारी एंजाइटी को भूलकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता था। ये ड्रग दिमाग को बिल्कुल शांत कर देता था और ऐसा माना जाता है कि जिसको भी ये ड्रग दिया जाता है वो इंसान सच बोलता है। तभी इस ड्रग को ट्रुथ सीरम भी कहते हैं। तो इसीलिए पुलिस के कहने पर इस ड्रग को डॉक्टर्स ने रॉबर्ट्स को दिया। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि इस ड्रग को देने के बाद रॉबर्ट एलिजाबेथ से जुड़ी सारी सच्चाई बता देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस ड्रग को देने के बाद जब उससे एलिजाबेथ के बारे में पूछा गया तो उसने वही चीज दोबारा रिपीट की जो उसने पहले पुलिस को बताई थी। 9 जनवरी 1986 को रॉबर्ट की मौत हो गई और ठीक 39 साल पहले 9 जनवरी 1947 को एलिजाबेथ को रॉबर्ट के साथ जिंदा देखा गया था। पुलिस रॉबर्ट को काफी सालों तक प्राइम सस्पेक्ट मानकर इन्वेस्टिगेशन करती रही, पर उसके खिलाफ पुलिस को कभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि 9 जनवरी जिस दिन एलिजाबेथ को आखिरी बार जिंदा देखा गया था और 15 जनवरी जिस दिन उसकी लाश मिली, उस बीच एलिजाबेथ कहां पर थी। 21 जनवरी 1947 जेम्स रिचर्डसन, जो कि एग्जामिनर न्यूज एजेंसी के एडिटर थे, उनके पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले शख्स ने यह दावा किया कि वो एलिजाबेथ का कातिल बोल रहा है। उस शख्स ने बताया कि वो एलिजाबेथ से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें भेजेगा जिसको देखकर यह साबित हो जाएगा कि उसी ने एलिजाबेथ को मारा है। 3 दिन बाद 24 जनवरी को एग्जामिनर न्यूज एजेंसी को एक पैकेट मिला। जब उस पैकेट को खोला गया तो उसमें लिखा हुआ था, ये रही डालिया से जुड़ी चीजें। लेटर भेजने वाले ने न्यूज़पेपर में से अल्फाबेट्स को काट काट कर यह सेंटेंस चिपकाया था। इस लेटर के साथ साथ न्यूज एजेंसी को एलिजाबेथ का बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी, फोटोग्राफ, सोशल सिक्योरिटी कार्ड और एक एड्रेस बुक भी मिली। उस एड्रेस बुक के कवर पर मार्क हेंसन नाम लिखा था। इस पैकेट को पेट्रोल से अच्छी तरह से साफ किया गया था और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पैकेट में से किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट्स ना रहे। लेकिन इसके बाद भी कई पार्शियल फिंगरप्रिंट्स मार्क एनवलप पर रह गए थे और इन फिंगरप्रिंट्स को भी FBI के पास भेजा गया। माना यह जाता है कि जब इस फिंगरप्रिंट्स को FBI के पास लेके जाया जा रहा था, उस समय उसके प्रॉपर हैंडलिंग ना होने की वजह से ये पार्शियल फिंगरप्रिंट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसकी वजह से इन फिंगरप्रिंट्स से कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। उसी दिन यानी कि 24 जनवरी को ही जहां पर एलिजाबेथ शॉर्ट की बॉडी मिली थी, वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर पुलिस को एक पर्स
और एक जोड़ी ब्लैक शूज मिले थे और इन दोनों को भी पेट्रोल से अच्छी तरीके से साफ किया गया था। जो सामान न्यूज एजेंसी के पैकेट में आया था और इन शूज और बैग को पुलिस ने रॉबर्ट रेड मैनली को दिखाया और उसने भी ये कंफर्म किया कि ये सारा सामान एलिजाबेथ शॉर्ट का ही है। जिस तरीके से एलिजाबेथ शॉर्ट की बॉडी को साफ किया गया था और बाद में जो भी सामान पुलिस को मिला उन सब को भी पेट्रोल से अच्छी तरह से साफ किया गया था, पुलिस ये मानकर चल रही थी कि ये लेटर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ शॉर्ट का कातिल ही है। 26 जनवरी को एक और लेटर एग्जामिनर न्यूज एजेंसी के पास आया। इस बार ये एक हैंड रिटन लेटर था और लेटर भेजने वाले ने यह बताया था कि वो खुद को 29 जनवरी सुबह 10 बजे पुलिस को सरेंडर कर देगा। इस लेटर में वो लोकेशन भी मेंशन थी जहां पर वो ये सरेंडर करेगा। पुलिस उसी दिन एग्जैक्टली उस लोकेशन पर पहुंच गई पर वहां कोई भी नहीं आया और इसके बाद एक और लेटर आया जिसमें यह लिखा था कि उसने अपना माइंड चेंज कर दिया है और अब वो सरेंडर नहीं करेगा। पुलिस ने इसके बाद मार्क हैंसन को पूछताछ के लिए बुलाया। मार्क हैंसन ये वही शख्स था जिसका नाम उस एड्रेस बुक के कवर पेज पर था जो किलर ने न्यूज एजेंसी को भेजी थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मार्क हैंसन एक बिजनेसमैन था और लॉस एंजलिस में उसके कई मूवी थिएटर्स और नाइट क्लब थे। उसने पुलिस को बताया कि उसकी एलिजाबेथ से पहली मुलाकात 1940 में तब हुई थी जब एलिजाबेथ एज अ वेट्रेस फ्लोरेंटाइन गार्डन में काम कर रही थी और उसके बाद वो दोनों कई बार मिले थे। हैंसन ने पुलिस को यह भी बताया कि एलिजाबेथ शॉर्ट उसके साथ उसी के घर में कई बार रह चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि मार्क हैंसन का संबंध लॉस एंजलिस के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ भी था पर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि जहां पर एलिजाबेथ की बॉडी मिली थी उसी के पास एक रात पहले एक ब्लैक सेडान गाड़ी देखी गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि इसी सेडान गाड़ी में एलिजाबेथ शॉर्ट की डेड बॉडी को लाकर लेमन पार्क के पास फेंका गया था। पुलिस ने इस गाड़ी के ओनर को ट्रेस कर लिया था पर पूछताछ करने के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला था जिसकी वजह से उसको क्लीन चिट दे दी गई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अपनी सर्च को नैरो डाउन करते हुए यह डिसाइड किया कि क्योंकि एलिजाबेथ शॉर्ट की बॉडी को प्रोफेशनली 2 पार्ट्स में काटा गया था तो हो सकता है उसका किलर कोई मेडिकल प्रोफेशन से हो। इसी थ्योरी के साथ आगे बढ़ते हुए FBI ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया के लगभग 300 मेडिकल स्टूडेंट्स से पूछताछ की बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी कॉन्क्रीट हाथ नहीं लगा। इस केस की एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसमें लगभग 60 लोगों ने कन्फेस किया था कि उन्होंने ही एलिजाबेथ शॉर्ट को मारा था और ये 60 लोग का कन्फेशन तब का है जब ये केस नया नया था और तब से लेके आज तक तकरीबन 500 लोगों ने ये कन्फेस किया है कि उन्होंने ही एलिजाबेथ शॉर्ट को मारा है। हालांकि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि सारे के सारे कन्फेशन झूठे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने ब्रूटल मर्डर को कन्फेस करने के लिए इतने लोग आगे क्यों आए। सभी कन्फेशन की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने ये पाया कि मोर और लेस 2 वजहों से ही लोग सामने आकर खुद से कन्फेशन कर रहे थे। सबसे पहला था फेम। दरअसल उस समय ये केस न्यूज़पेपर एंड मीडिया में छाया हुआ था। न्यूज़पेपर के सिर्फ फ्रंट पेज पर ही नहीं बल्कि हर पेज पर इस केस से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज छपती रहती थी जिसकी वजह से जो भी कन्फेस कर रहा था उसकी खबर मीडिया पब्लिश कर रही थी। तो ये पता चला था कि इजी एंड क्विक फेम के लिए ज्यादातर कन्फेशन किए गए थे और इतने ज्यादा कन्फेशन का दूसरा रीजन था मेंटल इलनेस। इंटेरोगेशन के दौरान ये पता चला कि कन्फेशन करने वाले ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह की मेडिकल इलनेस से सफर कर रहे थे। इसीलिए इंटेरोगेशन के बाद इन कन्फेशन करने वालों को किसी साइकेट्रिस्ट या मेडिकल असिस्टेंस के लिए रेफर कर दिया गया। इस केस में लॉस एंजलिस के लगभग अलग अलग डिपार्टमेंट में से 750 ऑफिशियल्स डिप्लॉय किए गए थे। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई और पूरे लॉस एंजलिस में कई जगह पर सर्च ऑपरेशंस भी चलाए गए।
पर अनफॉर्चुनेटली ब्लैक डालिया का कातिल नहीं पकड़ा गया। एलिजाबेथ की मौत के 76 सालों में कई क्राइम डिटेक्टिव्स, नॉवल राइटर्स, क्राइम एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, जिसमें उन्होंने एविडेंस के साथ ये बताने की कोशिश की है कि एलिजाबेथ शॉर्ट का असली कातिल कौन था। तो आइए हम देखते हैं फैक्ट्स के बेसिस पर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एंड सेंसेशनल क्लेम्स को। सबसे पहला था जॉर्ज होडल। जॉर्ज होडल प्रोफेशन से डॉक्टर थे। उसके बेटे स्टीव होडल ने ये इल्जाम लगाया था कि उसके पिता जॉर्ज होडल ने ही एलिजाबेथ शॉर्ट को मारा था। स्टीव होडल खुद भी लॉस एंजलिस के पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव रह चुका था। जॉर्ज की मौत के बाद एक दिन स्टीव अपने पिता से जुड़े सामान को खंगाल रहा था, तभी उसके हाथ में एक फोटो एल्बम लगी और उस एल्बम में 2 फोटोज ऐसी थी जिसमें एक काले बालों वाली लड़की थी। स्टीव का यह मानना था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ शॉर्ट थी। स्टीव ने अपने पिता जॉर्ज पर इल्जाम लगाते हुए कुछ फैक्ट्स रखे। वो फैक्ट्स थे, सबसे पहला, स्टीव का यह मानना था कि उसके पिता जॉर्ज, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, उसी ने एलिजाबेथ शॉर्ट को मारा था। और आपको मैंने बताया था कि पुलिस और FBI का भी यही मानना था कि जिस प्रोफेशनलिज्म से एलिजाबेथ शॉर्ट की बॉडी को काटा गया था, वो काम किसी मेडिकल प्रोफेशनल का ही था। दूसरा, जो लेटर मीडिया को भेजे गए थे, जिसमें लेटर भेजने वाला शख्स ये क्लेम कर रहा था कि वो एलिजाबेथ शॉर्ट का कातिल है, उस लेटर में लिखी गई हैंडराइटिंग जॉर्ज की हैंडराइटिंग से लगभग सिमिलर थी। स्टीव ने जब अपनी थ्योरी पर और इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चला कि उसके पिता जॉर्ज ऑलरेडी एलिजाबेथ शॉर्ट के मर्डर केस में एक प्राइम सस्पेक्ट रह चुके थे। एंड इनफैक्ट 15 फरवरी से लेकर 27 मार्च 1950 तक जॉर्ज का हाउस अंडर सर्विलांस था और उसके घर पर जो भी बातें हो रही थी वो सारी बातें पुलिस सुन रही थी। इसी बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पुलिस ने सुनी। उन्होंने जॉर्ज होडल को यह कहते हुए सुना था कि मान भी लो अगर मैंने ब्लैक डालिया को मारा है, पर वो अब कभी भी इसे प्रूव नहीं कर पाएंगे। स्टीव होडल का यह मानना था कि उसके पिता ने एलिजाबेथ को 14 जनवरी को अपने ही घर पर मारा था। उसने ये भी बताया कि 15 जनवरी, जिस दिन एलिजाबेथ की लाश मिली थी, उससे कुछ ही दिन पहले उसके पिता ने सीमेंट की बोरी भी मंगाई थी और अपने दावे को मजबूत करने के लिए उसने सीमेंट की बोरी की रिसिप्ट भी दिखाई। आपको बता दूं कि जहां पर एलिजाबेथ की लाश मिली थी उसी के पास एक सीमेंट की बोरी भी मिली थी और पुलिस ये मानकर चल रही थी कि इसी सीमेंट की बोरी में एलिजाबेथ की लाश को लीवेंट पार्क पर लाया गया था। इसके अलावा स्टीव ने यह भी दावा किया था कि उसके पिता ने लॉस एंजलिस में कई और लड़कियों को भी मारा था। अगर उसकी माने तो लॉस एंजलिस की फेमस ज़ोडियाक किलिंग्स के पीछे भी उसके पिता जॉर्ज का ही हाथ था। एलिजाबेथ शॉर्ट में एक प्राइम सस्पेक्ट होने के बावजूद पुलिस जॉर्ज के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पुलिस को अच्छे से पता था कि जॉर्ज होडल ने ही एलिजाबेथ को मारा था और पुलिस ने न सिर्फ जॉर्ज को इस केस में बचाया बल्कि उसे अमेरिका से बाहर जाने में भी मदद करी। इसके अलावा पीयू ईटवेल ने अपनी बुक ब्लैक डालिया रेड रोज में यह बताया था कि एलिजाबेथ शॉर्ट का मर्डर किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि 3 लोगों ने मिलकर किया था। उसने अपनी बुक में बताया कि मार्क हेंसन के कहने पर लेस्ली डिलॉन और जेफ कॉनर ने एलिजाबेथ शॉर्ट को मारा था। उसके पीछे की वजह बताते हुए पीयू ईटवेल अपनी बुक में बताती हैं कि एलिजाबेथ को यह पता था कि मार्क हेंसन और लेस्ली डिलॉन दोनों इल्लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्क हेंसन का संबंध लॉस एंजलिस के ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ था। एलिजाबेथ ने इस बात को छुपाने के लिए मार्क हेंसन से एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने एलिजाबेथ को जान से मार दिया था। पीयू ईटवेल का यह मानना था कि एलिजाबेथ शॉर्ट को एस्टन मोटेल में मारा गया था। एस्टन मोटेल के मालिक ने भी बाद में ये एडमिट किया था कि मोटेल के एक रूम में खून मिला था और वहां पर काम करने वाले कई लोगों ने बताया था कि 10 जनवरी से 13 जनवरी के बीच उन्होंने
एक काले बालों वाली लड़की देखी थी। इस लड़की के साथ एक और आदमी भी देखा गया था जो देखने में मार्क हैंसन की तरह लग रहा था। ऐसे ही कई लोगों ने इस केस को लेकर अलग अलग फैक्ट्स के बेसिस पर अलग अलग थ्योरीज दी थी, जिसमें उन्होंने इन फैक्ट्स के बेसिस पर इस केस को सॉल्व करने का दावा किया है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सालों के बाद भी ये केस सॉल्व क्यों नहीं हो पाया। एक समय में इस केस पर लगभग 1000 से ज्यादा ऑफिशियल्स काम कर रहे थे। लॉस एंजलिस पुलिस, FBI, गैंगस्टर स्क्वाड भी इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी, पर तब भी एलिजाबेथ शॉर्ट को इंसाफ नहीं मिल पाया। कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो रोल मीडिया ने इस केस में प्ले किया था वो बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से ये केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। जैसे ही मीडिया को एलिजाबेथ शॉर्ट की लाश मिलने की खबर मिली, वो तुरंत लेमन पार्क के पास पहुंच गई। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पुलिस से पहुंचने से पहले ही मीडिया वहां पर पहुंच चुकी थी, और जब तक पुलिस वहां पर पहुंची, कई अहम सुराग जो पुलिस और उनकी फोरेंसिक टीम्स को मिल सकते थे वो सारे कॉम्प्रोमाइज हो गए। मीडिया की इस केस में इन्वॉल्वमेंट इतनी थी कि एक समय ऐसा था कि रिपोर्टर्स पुलिस स्टेशन में ही बैठे रहते थे। रिपोर्ट्स की माने तो एलिजाबेथ शॉर्ट की लाश मिलने के बाद कई ऐसी कॉलें पुलिस स्टेशन में आती थी जिसमें किलर के बारे में टिप्स दी जाती थी। ये रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इन कॉल्स को भी कई बार रिपोर्टर्स खुद ही उठाते थे। ये कॉल्स की तो पुलिस स्टेशन में जाती थी, रिपोर्टर्स इस कॉल को खुद ही उठाकर बात करके और जो ये टिप दे रहा होता था उससे पूछताछ करने खुद ही उसके पास चले जाते थे। और कई ऐसी टिप्स देने वाली कॉल सीधा न्यूज एजेंसीज के पास भी आई थी, पर रिपोर्टर्स का ये फर्ज बनता था कि इन कॉल्स के बारे में वो सीधा पुलिस स्टेशन में बताएं, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इन सारी कॉल्स को खुद ब खुद इन्वेस्टिगेट किया और बाद में पुलिस को बताया। मीडिया ने इस केस को सेंसेशनलाइज कर दिया था। सिर्फ फ्रंट पेज पर ही नहीं बल्कि हर पेज पर एलिजाबेथ शॉर्ट की ही खबरें छपती थी, और कई बार ये खबर सिर्फ केस से जुड़े फैक्ट्स नहीं बताती थी बल्कि एलिजाबेथ शॉर्ट का कैरेक्टर असैसिनेशन भी मीडिया ने खूब किया। मीडिया ने उसके कैरेक्टर के बारे में वो सब चीजें छापी थी जो कि बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया उससे ये पता चलता था कि सारी बातें झूठी थी। मीडिया ने ही एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक डालिया नाम दिया था। ब्लैक डालिया में ब्लैक इसलिए दिया गया था क्योंकि एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक कलर के कपड़े पहनने का शौक था और वो ज्यादातर इन्हीं कपड़ों में देखी जाती थी, इसीलिए उसको ब्लैक डालिया में ब्लैक नाम दिया गया। इसके अलावा डालिया के पीछे 2 रीजंस दिए जाते हैं। पहला, कुछ का ये मानना है कि एलिजाबेथ शॉर्ट की मौत से लगभग 8 महीने पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था ब्लू डालिया। उसी मूवी के नाम से डालिया वर्ड को लेके एलिजाबेथ के साथ जोड़ा गया था, और डालिया के पीछे की दूसरी वजह यह बताई जाती है कि एलिजाबेथ शॉर्ट को अपने बालों में डालिया फूल लगाने का शौक था, इसीलिए उसको ब्लैक डालिया नाम मीडिया ने दिया। कई एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी थ्योरीज में यह बताने की कोशिश की है कि ये केस आखिर इतने सालों बाद भी सॉल्व क्यों नहीं हो पाया। कुछ एक्सपर्ट्स मीडिया को दोष देते हैं, तो वहीं कुछ का ये मानना है कि पुलिस ने अपना काम उस समय सही से नहीं किया था। ना तो पुलिस ने सही से एविडेंसेस को हैंडल किया और ना ही सही से इन्वेस्टिगेशन की। आपको याद दिला दूं कि वो सो कॉल्ड किलर ने जो लेटर मीडिया को भेजा था उसमें कुछ पार्शियल फिंगरप्रिंट्स उस किलर के रह गए थे, पर पुलिस ने उसको सही से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से उससे कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। ऐसे ही जॉर्ज होडल के केस में भी ये सामने आया था कि पुलिस को अच्छे से पता था कि उसी ने एलिजाबेथ शॉर्ट को मारा है, पर पुलिस ने उसे बचाया। ऐसे ही अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी गई है कि ये केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि ये केस इतने सालों बाद भी आज तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाया? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।